हाँ जी, नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं रेहान आपके सामने लेकर आया हूँ आज लेक्चर 4 हमारे कोर्स ऑफ नर्व्स वाली सीरीज़ का। कोर्स ऑफ नर्व्स हमारा सिंगल वेरिएबल कैलकुलस का कोर्स है। ये चैनल स्पेक्ट्रम एजुकेशन आपके सामने लेकर आया है फंक्शंस का लेक्चर है ना, ये बेसिक इंट्रोडक्शन होने वाला है फंक्शन का। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो मैंने बेसिक मैथ्स वाले मेरे लेक्चर में, बेसिक मैथ्स वाले शायद पहले लेक्चर में ना लेक्चर 1 के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दिया था फंक्शन का, और बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन था भैया वो, ठीक है ना। तो ये वाला आप समझिए कि वही इंट्रोडक्शन नहीं होने वाला है, ये थोड़ा सा एडवांस इंट्रोडक्शन होने वाला है, थोड़ा सा मजेदार इंट्रोडक्शन होने वाला है। तो हमारे चैनल का नाम है स्पेक्ट्रम, ये लोगो देख सकते हैं आप, और ये मैं हूँ रेहान, ठीक है ना। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आपके डाउट्स असाइनमेंट वगैरह के लिए। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। भैया पहली बात तो फंक्शन होता क्या है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फंक्शन कुछ भी नहीं है, जस्ट एक इनपुट आउटपुट मैथमेटिकल मशीन है। यानी कि वो कहीं ना कहीं से इनपुट उठाएगी, कहीं ना कहीं से इनपुट उठाएगी, उसके अंदर थोड़े चेंजेस करेगी और आउटपुट के तौर पे आपको दे देगी। इस इनपुट जो उठाती है वो किसी भी फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, अगर याद हो तो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको प्यार से हम एक्स से डिनोट करते हैं, है ना। जिसको प्यार से हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, डिनोटेड बाय एक्स। अगर आपको याद नहीं है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी और के ऊपर नहीं पर हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि हम उनको चेंज कर सकते हैं, कोई और वेरिएबल उनको चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि अगर इस एग्जाम्पल में हम देखें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के अंदर, तो क्या आप रेडियस रखते हो, खुद की तरफ से रेडियस रखते हो या फिर वॉल्यूम रखते हो? तो मैंने कहा भैया हम तो रेडियस रखते हैं, तो रेडियस इसका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पर अगर आप ध्यान से देखो तो रेडियस चेंज करने की वजह से वॉल्यूम चेंज होता है, रेडियस चेंज करने की वजह से वॉल्यूम चेंज होता है, यानी कि वॉल्यूम वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन रेडियस। यानी कि हम कह देंगे क्योंकि एक वेरिएबल जो कि दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो वाला वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और यही हमारी फंक्शन की आउटपुट वैल्यू होती है। इसको भी एक फंक्शन की तरह ट्रीट किया जा सकता है कि जिसकी इनपुट वैल्यू आर है और आउटपुट वैल्यू वी है। तो हमें पता चल गया आउटपुट हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसको प्यार से y से डिनोट करते हैं, और हम y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखते हैं। अगर आपको याद होगा तो इसको कैसे पढ़ते हैं भैया, y एज अ फंक्शन ऑफ x ऐसे पढ़ते हैं भैया, y एज अ फंक्शन ऑफ x पढ़ते हैं ना, y फंक्शन x का, ठीक है ना। इसके अंदर x इनपुट वैल्यूज होती हैं, y क्या होती हैं, आउटपुट वैल्यूज। x को आर्ग्यूमेंट्स भी कहा जाता है, y को वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कहा जाता है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह से हमने ये तो बेसिक डेफिनेशन समझी फंक्शन की कि हाँ भैया इनपुट आउटपुट मशीन होती है, ऐसे ऐसी बातें होती हैं। चलो अब फंक्शन को थोड़ा मैपिंग की मदद से समझते हैं। मैपिंग अगर आप ध्यान से देखो तो मैपिंग होती क्या है एक्चुअली। मैपिंग यानी कि किसी चीज को किसी के साथ लिंक करना, किसी चीज को किसी के साथ लिंक करने को ही आप क्या कहते हैं, मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मैपिंग कहते हैं। अरे पेन की इंक खत्म हो गई क्या? हाँ, चलो, किसी चीज को किसी चीज के साथ लिंक करने को ही हम मैपिंग कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फंक्शन में मैपिंग का क्या काम, फंक्शन में आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हमारी जो x की एक डेफिनेट वैल्यू है, x की एक डेफिनेट, या फिर हम x की एक फिक्स्ड वैल्यू कहें, x की एक फिक्स्ड वैल्यू पर y की एक यूनिक वैल्यू मिलती है, y की एक, या फिर हम y की वैल्यू कह दें, y की वैल्यू मिलती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया x इस x की वैल्यू में और इस y की वैल्यू में लिंक है, और ये लिंक फंक्शन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि फंक्शन की वजह से ये x और y की वैल्यू लिंक हो रही है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहता हूँ कि भैया मान लिया कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, इसके अंदर मैं x इक्वल्स टू जीरो रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलती है, वन। यानी कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग x इक्वल्स टू जीरो वाला जो इनपुट है वो y इक्वल्स टू वन वाले आउटपुट के साथ लिंक हो चुका है, यानी कि इसके साथ मैप हो चुका है, तो अगर मैं इनको ऐसे दो सेट्स के फॉर्म में लिखूं, ये सेट्स है मेरे, सेट है ना, ये सेट, और सेट हमेशा आपको याद रखना, सेट होता है सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। सेट क्या होता है भैया, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या हैं, ये इंटीजर वगैरह जो भी हमारे रियल नंबर्स हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, रियल नंबर्स हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। भैया मैथ्स में हमारी चीजें तो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे ना, रियल नंबर ही होंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स, है ना, रियल नंबर हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये ऑब्जेक्ट्स ले लूं मेरे, तो देखिए x इक्वल्स टू ये x का सेट कह रहा हूं मैं, अगर x मतलब इसके अंदर से उठाना है, यानी कि x इक्वल्स टू 0 रखा, y की वैल्यू 1 आ गई।
यानी कि 0 किसके साथ लिंक कर दूंगा, y इक्वल्स टू 1 के साथ। इसी तरह x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू आ गई 2, तो 1 को मैं 2 के साथ लिंक कर दूंगा। इसी तरह से 2 रखा तो 3 आ गया, तो 2 को 3 के साथ लिंक कर दूंगा, 3 को 4 के साथ कर दूंगा और 4 को 5 के साथ कर दूंगा। ध्यान से देखिए मैपिंग क्रिएट हो गई। ये किसकी वजह से क्रिएट हुई, ये किसकी वजह से क्रिएट हुई, ये किसकी वजह से क्रिएट हुई, ये हुई क्रिएट फंक्शन की वजह से, ये क्रिएट हुई फंक्शन की वजह से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन फंक्शन हेल्प्स function helps mapping the input values to output values। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन जो है हेल्प करता है, ठीक है ना, इनपुट वैल्यूज को आउटपुट वैल्यूज से लिंक करने पर। ये लिंक है ना, एक लिंकेज क्रिएट करता है इनके बीच का। तो यही मैंने यहाँ पे भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है। लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ मैपिंग। यहाँ पे हमने सेट ए लिया है जिसके अंदर हम इनपुट वैल्यूज का सेट कह देते हैं इसको, इनपुट वैल्यूज का सेट, या फिर हम इसे प्यार से वैल्यू सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स भी कहते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। अच्छा, आपको अगर याद होगा तो मैंने एक चीज कही थी कि भैया इनपुट वैल्यूज का सेट क्या कहलाता है, इनपुट वैल्यूज का सेट क्या कहलाता है, मैंने कहा डोमेन सेट कहलाता है। तो क्या ये सेट ऑफ डोमेन हो गया, मैंने कहा बिल्कुल हाँ, ये क्या हो गया, डोमेन सेट हो गया। ये क्या हो गया, डोमेन सेट हो गया। यानी कि सेट ए इज द डोमेन सेट ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन मान लेते हैं, मान लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं कह दूंगा ये डोमेन सेट हो गया। अच्छा, यानी कि इसके अंदर से डोमेन वैल्यूज उठानी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का डोमेन तय कर देते हैं। ये ध्यान से देख लीजिए ना, अगर आपने लेक्चर 1 देखा है तो आप इसका एकदम से x बिलोंग्स r कह देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें ध्यान से देखिए तो फर्स्ट वाला क्या होता था, फर्स्ट वाला रूल क्या होता था कि अंडर रूट में नेगेटिव नहीं, तो अंडर रूट है ही नहीं, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं वाला रूल ही नहीं लगेगा। दूसरा कि भैया 1 अपॉन में डिनोमिनेटर में 0 नहीं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी डिनोमिनेटर भी नहीं है यहाँ पे। अगर दोनों ही रूल अप्लाई नहीं हो रहे और तीसरा लॉग वाला तो अप्लाई भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो हम इसका डायरेक्ट क्या कह देंगे कि इसको, ये जो है ये फंक्शन हर x की वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है। तो मैं क्या कह दूंगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज ये उठाएगा, ठीक है। अब आप ये चीज सोचिए कि भैया ये तो मेरा डोमेन सेट है, ये मेरा क्या है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे इसे रेंज सेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, रेंज सेट। क्योंकि रेंज क्या होती थी भैया, रेंज होती थी सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज, सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज। पर भैया मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या है, एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है इसमें कि ये जो है, ये जो सेट बी है, ये सेट बी जो है, यहाँ पे जो सेट बी है, सेट बी जो है इसमें, सेट बी इज नोन एज, अब ध्यान से इस बात को आप सुनिएगा ध्यान से, सेट बी इज नोन एज द पॉसिबल, ठीक है ना, आउटपुट वैल्यूज ऑफ फंक्शन, पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज ऑफ फंक्शन। यानी कि पॉसिबल ने सारा खेल खत्म कर दिया भैया। यानी कि ये आउटपुट वैल्यूज हो सकती हैं, ये आउटपुट वैल्यूज हो सकती हैं, ये आउटपुट वैल्यूज हो सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हो, जरूरी नहीं है कि हो ही, कि हो ही। समझे मेरी बात को। यानी कि सेट बी जो है हमारा, ये जो सेट बी है हमारा, ये सेट बी कहलाता है पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज ऑफ फंक्शन, पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज ऑफ फंक्शन का सेट। यानी कि इसके अंदर हमारा रेंज हो सकती है। यानी आपको ये भी बात समझ में आ गई कि हमारा सेट बी में रेंज हो सकती है। स्क्रीनशॉट लेते रहना भैया, बराबर है ना। सेट बी में रेंज हो सकती है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटीज देखते हैं चलो। भाई ऐसे भी हो सकता है कि पूरा सेट बी हमारा रेंज हो। भाई मान लिया कि सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो कि रेंज में ना आए, तो हम कह देंगे कि हाँ भैया सेट बी रेंज है। पर ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं। यानी कि हमने ये जाना कि सेट बी जो है इसके अंदर आउटपुट वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी की सारी आउटपुट वैल्यूज मिले। यानी कि कुछ इनपुट रखा, मान लिया कि मेरा फंक्शन y इक्वल्स टू 1/x होता, y इक्वल्स टू 1/x में x की जगह 0 रखता तो कोई आउटपुट मिलता क्या, नहीं, तो वो वाला आउटपुट मिट जाता, यानी कि इससे वो हट जाता। समझ रहे हो। अच्छा, ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि जो सेट बी है, फिर इसका नाम जो है आप रेंज नहीं रख सकते थे क्योंकि इसका डोमेन रख चुके हैं। अब इसका रेंज नहीं रख सकते थे क्योंकि रेंज इसके अंदर का सबसेट है भैया, रेंज पूरा सेट नहीं है। तो इसको फिर डोमेन के आगे वाला, डोमेन के आगे वाला यानी कि को डोमेन कहा। इसको क्या कहा, को डोमेन कहा।
क्या बोला भैया इसको? कोडोमेन का सेट है ना, सेट ऑफ कोडोमेन, सेट ऑफ कोडोमेन। तो ये याद रखना आप कि इस सेट को, सेट बी को क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। और आप ये भी याद रखना कि कोडोमेन हमारा क्वेश्चन वाला खुद देगा, क्वेश्चन वाला खुद देगा, क्वेश्चन वाला खुद देगा। हाँ, इसके अंदर और इसके अंदर रेंज लाया करेगी। जो हमारी रेंज है वो इस सेट बी के अंदर लाया करेगी। तो हम लिख सकते हैं कि सेट बी इज ऑल्सो कॉल्ड हमारा कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। और ये कौन देता है? अच्छा, ये भी लिख लेते हैं, पहला पॉइंट है कौन देगा, कौन देगा भैया हमें, है ना? ये जो कोडोमेन है ये कौन देगा? तो मैंने आंसर आया कि क्वेश्चन वाला खुद देगा। अब कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। भैया क्वेश्चन वाला जब क्वेश्चन देगा आपको तो वो कुछ इस तरह देगा कि लेट अ फंक्शन बी एफ, ध्यान से देखिएगा नोटेशन, एफ सच डैट। अगर आपको नहीं पता कि मैथ्स में इसको, इस कोलोन को सच डैट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, देखते कोलोन है, पढ़ते सच डैट है। एफ सच डैट एस देगा ए टू बी। इसका क्या मतलब? टू है ना, ए टू बी। इसको ऐसे पढ़िएगा, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ये मैपिंग बता रहा है। देखो, फ्रॉम ए सेट ए टू फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी कि इसने ए क्या दे दिया हमें? ये हमारा डोमेन सेट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन सेट हो जाएगा। और यहीं पे ये बी क्या कहलाएगा? ये बी कहलाएगा को डोमेन, ठीक है ना? ये बी आपको क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। ये शायद इंक खत्म हो गई है पेन की, तो देखते हैं, चलो ठीक है ना? तो हमें ये चीज समझ में आई, क्या चीज कि क्वेश्चन वाला जब भी हमें देगा तो इस तरह से देगा एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है ना? इसको पढ़ना कैसे है कि एफ है नाम ऑफ फंक्शन, एफ है नेम ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है। अच्छा, इस तरह से ये सच दैट है। अच्छा, ये है फ्रॉम ए बोले तो ये तो डोमेन है, ये तो डोमेन है। और ये क्या चीज है? ये है कोडोमेन। ये क्या चीज है? ये है कोडोमेन, ठीक है ना? दूसरा हमें पॉइंट ये समझ में आया कि जो रेंज है हमारा वो हमारा कोडोमेन के अंदर लाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है ना? अच्छा, कोडोमेन को ऐसे बता देता हूँ कि कोडोम करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? कोडोम करके, और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देते हैं कोडोम ऑफ एफ, ठीक है ना? या फिर आप सी डी ऑफ एफ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे आप कोडोमेन पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, ये काट देते हैं, चलो सेंसर हो जाएगा भाई, ठीक है? ध्यान से देखिए, तो क्योंकि रेंज सबसेट है, इसको मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखेंगे, रेंज इज सबसेट और इक्वल टू, भैया बराबर भी हो सकता है कि पूरा पूरा कोडोमेन ही रेंज बन जाए, बराबर हो सकता है। और इसकी ना बहुत अच्छी कंडीशन है, यहाँ से इनटू और ऑन टू फंक्शंस डिसाइड होते हैं कि भैया फंक्शन इनटू है या फिर ऑन टू है, ठीक है ना? अभी बताएंगे बाद में। चलो, जब भी आपका रेंज होगा, रेंज इज ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है ना? और इसे उल्टी तरीके से ये बोला जाता है कि कोडोमेन इज द सुपर सेट ऑफ आर। इसको उल्टी तरीके से क्या बोला जाता है? कोडोमेन इज द सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ आर, ठीक है ना? देखो, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, इसका मतलब है कि रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि रेंज छोटा वाला सेट है, कोडोमेन बड़ा वाला सेट है। इसके अंदर बोल रहे हैं कोडोमेन इज द सुपर सेट ऑफ आर, यानी कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से कुछ एलिमेंट्स तो आर में एग्जिस्ट करते ही करते हैं, ठीक है ना? तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आप याद रखना, वैसे ये याद हो जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो चलिए आगे चलते हैं, इतना बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ लिया। और यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन देख लीजिए आप, फंक्शन मैपिंग वाले कंसेप्ट से, कि फंक्शन इज अ रूल दैट असाइंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ये जो स्टेटमेंट है, वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये आपको आगे पता चलेगा कि भैया रिलेशन और फंक्शंस में फर्क क्या होता है, उस तरीके से पता चलेगा, ठीक है ना? तो यहीं से शुरू कर लेते हैं कि रिलेशन और फंक्शन के अंदर फर्क क्या होता है। तो मैंने कहा रिलेशन एक ऐसा रूल होता है जो सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के साथ मैप करता है, यानी कि भैया सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के साथ मैप कर रहा है, ठीक है ना? अब वो कितने भी एलिमेंट के साथ मैप हो सकते हैं, भी एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स के साथ भी मैप हो सकता है, एलिमेंट्स के साथ मैप हो सकता है, जबकि फंक्शंस के अंदर ऐसा नहीं है। चलो आप एक बार ये सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लेना और मैं आपको समझा देता हूँ कि रिलेशन और फंक्शन में फ़र्क क्या क्या है। तो देखिए, मैपिंग चार तरह की हो सकती है, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो चार तरह की हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि चार तरह की हो सकती है। मैं बताता हूँ कौन कौन से चार तरीके की।
कि मान लिया कि एक एलिमेंट, इसका डोमेन का एक एलिमेंट एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट के साथ मैप हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इस वाली मैपिंग को कहते हैं कि 1 to 1 मैपिंग। क्या कहते हैं इसको? 1 1 to 1 मैपिंग, 1 to 1 मैपिंग। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ मैप हो रहा हो। भाई एक एलिमेंट ही एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ मैप हो रहा हो, तो इसको कहते हैं 1 to many, 1 to 1 to many, 1 to many टाइप ऑफ मैपिंग है ना। ये टाइप्स ऑफ मैपिंग है। ये क्या है? टाइप्स ऑफ मैपिंग। वे 4 टाइप हो सकते हैं ना मैपिंग के। या तो ऐसे हो कि एक एलिमेंट के साथ मैप हो रहा है, या एक ज्यादा के साथ हो रहा है, या ज्यादा, एक से ज्यादा एक के साथ मैप हो रहे हैं। भाई एक से ज्यादा एलिमेंट एक ही के साथ मैप हो रहे हैं, इसको कह देंगे मैनी। भाई मैनी, मैनी एलिमेंट टू वन एलिमेंट, तो मैनी टू वन टाइप ऑफ मैपिंग। और इसी के साथ अगली वाली आती है कि मैनी टू मैनी, यानी कि यहाँ पे भी ज्यादा ज्यादा और यहाँ पे भी ज्यादा ज्यादा, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे भी एक से ज्यादा एलिमेंट्स ऐसे मैप हो सकते हैं, यहाँ पे भी एक से ज्यादा एलिमेंट्स ऐसे मैप हो सकते हैं। इस टाइप की मैपिंग को कहते हैं मैनी टू मैनी टाइप ऑफ मैपिंग, ठीक है। इसके अंदर से जो ये दोनों है, ये दोनों टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। ये दोनों टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं कौन कौन से? कि 1 to 1 और मैनी टू वन। ध्यान से देखिए, इसके अंदर कोडोमेन का सिर्फ एक ही एलिमेंट मैप हो रहा है। कोडोमेन का सिर्फ एक ही एलिमेंट मैप हो रहा है। तो जिस जिस रिले और ये बाकी चारों जो है, ये चारों रिलेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो हमें पता चल गया कि रिलेशन जो है वो बड़ा वाला चीज है, और जो फंक्शन है वो छोटी वाली चीज है। फंक्शन दो ही होते हैं, रिलेशन चारों हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिस भी रिलेशन में, ठीक है ना, कोडोमेन का एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट मैप होगा। कोडोमेन का एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट मैप होगा, एक ही एलिमेंट मैप होगा, वो फंक्शन बन जाएगा, वो फंक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। अब आपको इतनी थोड़ी बहुत क्लियरिटी आ रही होगी कि हाँ फंक्शन और रिलेशन के अंदर क्या फर्क है। अब मैं थोड़ा सा आपको और समझाना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ से आप ये चीज समझ सकते हैं कि हर फंक्शन जो होता है, हर फंक्शन रिलेशन होता है, क्योंकि ये चारों टाइप है रिलेशंस के, ठीक है ना। ये चारों रिलेशन है। अच्छा, इसके अंदर से दो फंक्शन है, तो भाई हर फंक्शन रिलेशन तो होगा ही होगा। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रिलेशन भी फंक्शन हो, क्योंकि ये दोनों रिलेशन क्या है? फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट नॉट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, है ना। सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं पर सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक बात यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि भैया आप रिलेशन और फंक्शन, भाई ये तो जो मैंने अभी तक बताया ये तो थियोरेटिकल चीज थी, ये तो याद रखना थोड़ा मुश्किल है, मैं भी समझता हूँ। तो रिलेशन और फंक्शन के अंदर आप फर्क कैसे कर सकते हैं, पहचान कैसे सकते हैं? तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है ना। हम एक बाप बेटे के रिश्ते को मान रहे हैं, हम एक बाप और एक बेटे के रिश्ते को मान रहे हैं, बेटे के रिश्तों पर बात करते हैं, ठीक है ना। रिश्तों का मतलब होता है रिलेशन। रिश्तों का मतलब क्या होता है? रिलेशन। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इसके बाद मुझे एक चीज पता है कि मेरे हर रिलेशन के अंदर दो सेट्स होते हैं। पहला सेट होता है मेरा डोमेन सेट, पहला सेट होता है मेरा डोमेन सेट, दूसरा सेट होता है मेरा कोडोमेन सेट। होता है कि नहीं होता? ठीक है ना। मैं कह रहा हूं आपको ये डोमेन जो सेट है, या आप बेटा सेट मान लो, या आप क्या मान लो? बेटा सेट या बच्चा सेट, ठीक है ना। है ना, छोटा सेट, बच्चा सेट मान लीजिए, और ये बाप सेट मान लीजिए, ठीक है ना। ये बाप है भैया इस बच्चे का, सही है। अब हम अब हम समझते हैं कि भैया चारों रिलेशन के अंदर फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं भैया। आप ये याद रखिए कि अच्छा रिलेशन फंक्शन होगा, अच्छा रिलेशन ही फंक्शन कहलाएगा, अच्छा रिलेशन ही फंक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि भैया अच्छा रिलेशन कौन सा है। ध्यान से देखिएगा भैया, सबसे पहला पढ़ा था 1 to 1 वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक बच्चे का एक बाप, हाँ बहुत अच्छा रिलेशन है भैया, एक बच्चे का एक बाप हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक फंक्शन हो गया। इसी तरह दूसरा हमने पढ़ा मैनी टू वन, मैनी टू वन, यानी कि बहुत सारे बच्चे एक बाप के साथ लिंक, ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छा रिलेशन है, हो सकता है ऐसा, ठीक है ना, कि एक बाप के बहुत सारे बेटे हो सकते हैं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये भी एक फंक्शन हो गया। पर आप ध्यान से आप थर्ड वाले केस को देखिए, 1 to many वाले केस को, क्योंकि एक बच्चा के बहुत सारे बाप, ये अच्छा रिलेशन नहीं है, ये थोड़ा सा खराब रिलेशन है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं कि मैनी टू मैनी वाले में के भैया एक बच्चे के 100 बाप हो सकते हैं और 100 बच्चों के एक बाप हो सकते हैं, तो ये बढ़िया बात नहीं है। तो ये मैनी टू मैनी वाला रिलेशन जो है, ये भी अच्छा रिलेशन नहीं है, इसलिए फंक्शन भी नहीं है।
तो आप ये बाप बेटे वाले रिलेशन से याद रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है ना। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो आप कमेंट डाउन कर दीजिए, तो मैं या तो छोटी सी एक वीडियो बना के डाल दूंगा अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो, और वरना कुछ देख लेंगे उसी का हिसाब। ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर लाइव क्लासेस भी कराते रहेंगे, उस हिसाब से हो जाएगा भैया हमारा। अच्छा भाई, अब हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं मैपिंग के अंदर। तो सबसे पहली बात तो होता है डोमेन सेट। डोमेन सेट मैंने आपको बता दिया कि भैया सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज इन अ फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन, या डोमेन सेट इज कॉल्ड डोमेन, और डोमेन सेट इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी ऑफ एफ से। ठीक है ना। और ये होती है डी ऑफ एफ इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, इनपुट वैल्यूज का सेट। और हमें पता है इनपुट वैल्यूज हमारे क्या होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम मैपिंग की बात करें तो जो हमारा सेट ए से सेट बी वाली बात थी हमारी, सेट ए से सेट बी वाली बात थी हमारी, तो इसके अंदर सेट ए जो है ये डोमेन का सेट होता है। अच्छा, ये वाला जो है ये को डोमेन का सेट होता है, और इसके अंदर जो आउटपुट वैल्यूज हमें एक्चुअली मिलती हैं वो रेंज का सेट होता है। तो मैंने दोबारा बात यही कह रखी है भाई, को डोमेन क्या होता है? को डोमेन होता है हमारा पॉसिबल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज। अच्छा, ये कौन प्रोवाइड करता है? कि क्वेश्चन वाला प्रोवाइड करता है, क्वेश्चन वाला प्रोवाइड्स। ठीक है ना। अच्छा, कैसे प्रोवाइड करता है? कि भाई इशारों इशारों में। ठीक है ना, इशारों में प्रोवाइड करता है ना। डायरेक्ट नहीं देगा कि भैया कोडोमेन का सेट है, इशारों में ऐसे बताता है कि एफ सच दैट ए टू बी। तो हमें पहचानना है कि ये बी जो है ये कोडोमेन का सेट है, और ये जो ए है ये डोमेन का सेट है। कभी कभी वो ये नहीं भी देता, कभी कभी सिर्फ ये दे देता है, कभी कभी ये ए ही कह देता है, फिर बोलता है फाइंड ए। फाइंड ए यानी कि फाइंड डोमेन। और डोमेन के दो रूल हैं, कौन कौन से? अंडर रूट में नेगेटिव नहीं चाहिए, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं चाहिए। दूसरी बात, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए। ठीक है ना। और थोड़े बहुत ऐसे लॉग वाले भी होते हैं कि लॉग के अंदर मान लिया ए बेस बी है, तो बी जो है हमेशा, ये जो बी है हमेशा, ठीक है ना, ये होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और ए जो है ये भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस होती हैं। तो ये तो हम बाद में बात करेंगे, चलो डोमेन रूल्स के बारे में। को डोमेन यही होता है, को डोमेन क्वेश्चन वाला प्रोवाइड करता है, और डोमेन के हिसाब से रेंज निकलती है, डोमेन के हिसाब से, हिसाब से रेंज निकलती, से रेंज निकलती। तो जैसे जैसे हम क्योंकि अभी हमारा अगला लेक्चर जो होने वाला है वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर होने वाला है, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, एक एक लेक्चर में पढ़ेंगे। वही पहला लेक्चर पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर, दूसरा किसी और के ऊपर, ऐसे करके पढ़ेंगे। तो सब में आपको उसकी रेंज बताता चलूंगा, तो आपको समझ में भी आता चलेगा। ठीक है ना। सारे फंक्शंस की रेंज अलग अलग पढ़ लेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा, एक साथ पढ़ेंगे नहीं आएगा भाई समझ में, अलग अलग पढ़ेंगे ना, वही मजा आएगा। ठीक है। तो रेंज क्या होती है? हमने पढ़ा रेंज आर एक्चुअल, ये पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज थी, ये एक्चुअल में जो आ रही है आउटपुट वैल्यूज उनका सेट है। ठीक है ना। रेंज आर एक्चुअल सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज, एक्चुअल सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज। और हमने एक और चीज पढ़ी कि रेंज जो होता है वो कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है, या फिर कोडोमेन जो होता है वो रेंज का सुपर सेट होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। दूसरी बात, ये हमने नहीं पढ़ा अभी तक, इमेज ऑफ एन एलिमेंट, इमेज ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे दो चीजें, पहली बात है इमेज, दूसरी बात है प्री इमेज। ठीक है ना। तो मैं आपको दोनों चीज समझाता हूँ। मैं कोई फंक्शन ले रहा हूँ y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, इसके अंदर अगर मैं मैपिंग वाले कंसेप्ट से देखूं, और मैं मान लिया कि यहाँ पे 1 2 3 4 ये ले रहा हूँ, और यहाँ पे ले रहा हूँ 2 3 4 5, तो हमें पता है कि 1 अगर हम x की जगह यहाँ 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो 1 2 के साथ मैप हो जाएगा, 2 3 के साथ हो जाएगा, 3 4 के साथ हो जाएगा, 4 5 के साथ हो जाएगा। अच्छा बताइए किस टाइप की मैपिंग है? ये 1 to 1 टाइप की मैपिंग है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट के साथ मैप हो रहा है, इसलिए 1 to 1 टाइप ऑफ मैपिंग है। और जो कि 1 to 1 है, 1 to 1 तो फंक्शन भी होता है भैया, एक बच्चे के एक बाप, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो अच्छा रिलेशन फंक्शन कहलाता है, तो ये फंक्शन भी है, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं कह रहा हूं कि भैया एक है, ठीक है ना, तो क्या ये अगर मैं बीच में यहाँ मिरर रख देता, यहाँ बीच में मिरर रख देता, तो ये एक की इमेज दिखती ना, ये एक की क्या दिखती? इमेज दिखती ना। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कह दूंगा कि टू इज द इमेज ऑफ वन, टू इज द इमेज ऑफ वन। टू क्या है? इमेज है एक की। और ध्यान से देखिए, इमेज से पहला वाला, ठीक है ना, इमेज से पहला वाला तो प्री इमेज हो गया भाई। प्री प्री किसके लिए लगाते हैं? प्री यानी कि पहला, इससे पहले वाला। तो प्री इमेज का मतलब इमेज से पहले। इमेज से पहले कौन है? इमेज से पहले वन है। तो हम ये कह देंगे कि वन इज द प्री इमेज ऑफ, वन इज द प्री इमेज ऑफ टू। अब आप ध्यान से देखिए भैया, टू की इमेज कौन है? मैंने कहा थ्री, थ्री की प्री इमेज कौन है? टू।
ठीक है ना। 3 की इमेज कौन है, 4, 4 की प्री इमेज कौन है, 3, 4 की इमेज कौन है, 5, 5 की प्री इमेज कौन है, 4। और अब आप ध्यान से देखिए तो इस वाले सेट के अंदर क्या प्री इमेजेस लाई करती हैं भाई। सेट ए के अंदर जो हमारा डोमेन का सेट होता है उसके अंदर क्या प्री इमेजेस लाई करती हैं। तो मैं तो ये भी बोल सकता हूँ, मैं तो ये भी बोल सकता हूँ, मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि डोमेन, डोमेन इज द सेट ऑफ प्री इमेजेस, डोमेन इज द सेट ऑफ प्री इमेजेस। भाई प्री इमेजेस का सेट ही डोमेन कहलाता है, क्योंकि डोमेन के अंदर हमेशा सेट ऑफ, भाई डोमेन के अंदर हमेशा ही प्री इमेज आ रही है। प्री इमेज वही तो होती है भैया, प्री इमेज ही तो आ रही है सारी, प्री इमेज आ रही है, इसलिए हमने क्या कह दिया कि डोमेन क्या है, सेट ऑफ प्री इमेजेस है। इसी तरह अगर आप ध्यान से देखिएगा तो को डोमेन के अंदर सारी इमेजेस आ रही हैं, तो मैं कह दूंगा कि को डोमेन इज द सेट ऑफ, को डोमेन इज द सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस। तो आपको ये दो बातें और याद रखनी है ना, धीरे धीरे बातें जुड़ती जा रही। हमने इतना एडवांस लेक्चर नहीं देखा था भैया उसके अंदर, जब हमने लेक्चर 1 में फंक्शन पढ़ा था तब नहीं देखा था, अब देख रहे हैं तो अब बढ़िया बात है, ठीक है ना। हाँ, 4 बेसिक टाइप ऑफ रिलेशन, क्या क्या बताया भैया मैंने आपको, मैंने बताया 1 to 1 टाइप ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है ना। फिर होता है मैनी टू 1 टाइप ऑफ रिलेशन, मैनी टू 1 टाइप ऑफ रिलेशन। इसके बाद होता है 1 to मैनी टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। और उसके बाद होता है मैनी टू, मैनी टू मैनी टाइप ऑफ रिलेशन। अच्छा, इसको कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं कि 1 1, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक नाकाम कोशिश है इंक बचाने की, ठीक है ना। टू की जगह इन्होंने ये लिख दिया, तो इसको प्यार से लोग 1 1 फंक्शन भी पढ़ते हैं, 1 1 टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं, जो कि हमारा फंक्शन होता है। आपको मैंने बताया था कि कैसे चेक करते हैं वही फंक्शन का, कि एक बच्चे का एक बाप, हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छा रिलेशन है तो फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का एक बाप, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना, फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, एक बच्चे के बहुत सारे बाप, नहीं, ये नहीं हो सकता भैया, ये रिलेशन है, ये ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। ये भी रिलेशन है, फंक्शन नहीं, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ये सारी बातें हमने पिछले टर्म में डिस्कस करी है, बहुत अच्छे से डिस्कस करी है। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप पीछे वापस से बैक करके देखिए वीडियो को। एक और डेफिनेशन जो फंक्शन की आती है वो ये कहलाती है कि भाई अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो देखो, इसको तो मैंने आपको लिखना सिखाया ना इस स्टेटमेंट को, कि रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो आर सच डेट ए टू बी, इसको ऐसे लिख देंगे जहां पे ये क्या चीज होगी, ये होगी हमारा डोमेन का सेट। ये किसका सेट होगा, मैंने कहा आपका को डोमेन का सेट। क्या आपको ये बात समझ में आई, मैंने कहा बिल्कुल आई, ठीक है ना। हाँ, a relation r from set a to set b is called a function if अगर अगर each element of a is associated with some element of b, जो a का एलिमेंट है यानी कि डोमेन का एलिमेंट है उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिले ही y की। समझ रहे हैं आप, यानी कि आपने अगर डोमेन दिया है तो उस पर कुछ ना कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इनपुट दिया और इनपुट के तौर पे आउटपुट कुछ मिला ही नहीं। अगर ऐसा हो रहा है कि आपके कुछ इनपुट से आउटपुट हट जाते हैं तो आप उस इनपुट को भी हटा दीजिए। मान लिया कि आपने किसी फंक्शन के अंदर कुछ इनपुट रखा और आपको आउटपुट नहीं मिला। मान लिया कि 1/x के अंदर y इक्वल टू 1/x के अंदर अगर आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, y तो 1/0 1 की इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको एक डिफाइंड आउटपुट मिला ही नहीं। अगर आपको एक डिफाइंड आउटपुट मिला ही नहीं तो आप किस बात की खुशियां मना रहे हो भैया। इसको डोमेन में से हटा दो, तो x इक्वल टू 0 को डोमेन में से हटा दिया, समझ गए, x इक्वल टू 0 को डोमेन में से हटा दिया, बाकी सारी इनपुट्स पर हमें आउटपुट मिलते ही मिलता है, ठीक है। और आपको ये बात मैंने बता दी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव वन एंड ओनली इमेज इन, वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, यानी कि हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। ये आपको बताया ना मैंने, एक दो टाइप के फंक्शन होते हैं, 1 to 1 फंक्शन जिसके अंदर इमेज हमेशा 1 होती है, और एक होता है मैनी टू 1 फंक्शन जिसके अंदर भी इमेज क्या होती है, हमेशा 1 ही होती है, ठीक है ना। प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकती है, एक भी हो सकती है, पर इमेज हमेशा कितनी होती है, 1 ही होती है, ठीक है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और बहुत बढ़िया चीज है ये। अगर आप सीख गए इस पहले वाला पॉइंट तो बहुत बढ़िया है भैया, ठीक है ना। इसके बाद एक और टेस्ट आता है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि एक रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम वर्टिकल लाइन टेस्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डॉलर डॉलर $1 की चीज है भैया, $1 की चीज है ना, $1 छोड़ो, $1000 की चीज है। वर्टिकल लाइन टेस्ट बहुत ही सिंपल चीज कहती है कि आप सबसे पहले तो ग्राफ बनाओ, जो भी आपको दे रखा है उसका ग्राफ बनाओ, जो भी आपको दे रखा है उसका ग्राफ बनाओ। भाई आपने सबसे पहले क्या बनाया, ग्राफ, स्टेप 1, सबसे पहले ग्राफ बनाया। दूसरी बात, आप वर्टिकल लाइंस अपने ग्राफ पर थ्रो करिए, वर्टिकल, अरे यार वर्टिकल, वर्टिकल लाइंस डालिए अपने ग्राफ पर, अपने ग्राफ पर आप वर्टिकल लाइंस डालिए। वर्टिकल लाइंस यानी कि वाई एक्सिस के
वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस। अब भैया समझदार बच्चा पूछता है कि कहाँ से कहाँ तक डालनी है, तो मैंने कहा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हर जगह आपको वर्टिकल लाइंस डालनी है। अगर, ठीक है ना, स्टेप 3, अगर आपका ग्राफ, आपका ग्राफ उस वर्टिकल लाइन को, उस वर्टिकल लाइन को एक से ज्यादा बार, एक से ज्यादा बार कट कर जाए, तो आप कह दीजिए नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। क्या बोला मैंने कि आप सबसे पहले ग्राफ बनाओ, आपको जो भी दे रखा है उसका ग्राफ बनाओ, उसके ऊपर वर्टिकल लाइंस डालिए, ऐसी ऐसी लाइंस। और अगर आपकी जो वर्टिकल लाइंस हैं ये ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर जाएं, क्योंकि इसके अंदर देखिए, अगर ये वाला ग्राफ है, इसके इस ग्राफ की बात करें तो इसके अंदर एक बार कटिंग, एक बार कटिंग, एक बार कटिंग और एक बार कटिंग, इसके अंदर एक से ज्यादा बार कट नहीं किया गया, तो फंक्शन है ये, ठीक है ना। पर अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो अगर इसके अंदर डालोगे तो देखो दो बार कट कर जाएगा, यहाँ पे दो बार कट कर रहा है, दो बार कट करते ही तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है तो क्या है कि रिलेशन है। अच्छा ये रिलेशन है क्या? हाँ ये भी एक रिलेशन है, क्योंकि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट नॉट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक है, इसी के एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला मैं एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्या आपने ये पढ़ा है कि ये जो होता है राइट हैंड पैराबोला होता है, ये होता है राइट हैंड पैराबोला होता है। अगर राइट हैंड पैराबोला की बात करें तो राइट हैंड पैराबोला ऐसा होता है, राइट हैंड पैराबोला तो ऐसा होता है। अच्छा अगर आप इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी से डालना शुरू करेंगे लाइंस, बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस, तो देखिए यहाँ पे तो 0 बार कटिंग हो रही, 0 बार कटिंग। अच्छा इस वाले पे डालेंगे तो ये 1 बार कटिंग होगी, क्यों? क्योंकि ये तो टेंजेंट है भैया, ठीक है ना। और अगर आपको याद है तो इसको टेंजेंट एट वर्टेक्स भी कहा जाता है भैया, वर्टेक्स पे टेंजेंट। तो टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट, टेंजेंट हमेशा ग्राफ को कहाँ पे कितने पॉइंट पे कट करता है? एक पॉइंट पे कट करता है, ठीक है ना। पर अगर आप इसके जस्ट आगे जाएंगे, जस्ट आगे जाते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वर्टिकल लाइन ने इस ग्राफ को 2 बार कट कर दिया, और 2 बार कट करते ही, 2 बार कट करते ही नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन बट अ रिलेशन, बट अ रिलेशन। रिलेशन तो हमेशा ही होगा, फंक्शन नहीं है, समझ गए। अच्छा दूसरा एक और एग्जांपल देखता हूँ। मान लिया एक सर्कल ले लें, एक सर्कल लेते हैं। सर्कल देखिए ऐसा होता है, ठीक है ना। और इस सर्कल की इक्वेशन अगर आपको याद है, अगर मैं इसका सेंटर 0,0 रख दूं, रेडियस अगर r ले लूं, तो इस सर्कल की इक्वेशन हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ ध्यान से देखिए, तो माइनस इन्फिनिटी से डालना शुरू करा, 0 0 0 0, यहाँ पे आए वर्टेक्स पर, तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट पे कटिंग, और इसके जस्ट आगे गए तो 2 पॉइंट पे कट हो गया, 2 पॉइंट पे कट होते ही नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन बट अ रिलेशन, नॉट अ फंक्शन बट अ रिलेशन। इलिप्स की बात करें तो इलिप्स के अंदर देख लीजिए, इलिप्स की बात करें तो यहाँ पे भी 2 बार कटिंग हो जाएगी, देखो 2 बार कटिंग हो चुकी है, ठीक है ना। ये देखो, ये देखो और ये देखो, 2 बार कटिंग होती, एक भी जगह 2 बार कटिंग हो गई तो नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन बट रिलेशन, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम बात करें हाइपरबोला की, हाइपरबोला की बात करें, अगर हम हाइपरबोला की बात कर रहे हैं, हाइपरबोला के अंदर भी सेम केस हो जाएगा, देखो 2 बार कटिंग हो गई, ठीक है ना। ये वर्टिकल लाइन डाली है मैंने, ये मेरी वर्टिकल लाइन है, 2 बार कटिंग होती, नॉट अ नॉट अ फंक्शन बट अ रिलेशन, ठीक है ना। इसी तरह मैं अपवर्ड पैराबोला की बात करता हूँ। अपवर्ड पैराबोला के अंदर अगर आप देखें, अपवर्ड पैराबोला के अंदर अगर आप देखें तो ध्यान से देखिए, तो अगर आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लाइंस डाल रहे हैं, तो एक भी ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा जहां पे आपका एक से ज्यादा बार कटिंग हो जाए, तो ये एक फंक्शन है, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, इस फंक्शन की बात करूं, तो इसके अंदर भी अगर आप वर्टिकल लाइंस डाल रहे हैं, तो एक भी ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा जहां पे आपका एक से ज्यादा बार कटिंग हो रही है, तो ये भी एक फंक्शन है। पर अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, इस फंक्शन की अगर बात करिए, इस फंक्शन की अगर बात करिए, तो यहाँ पे ही 3 बार कटिंग हो जाती है, देखो 3 पॉइंट आ जाते हैं कटिंग वाले, ठीक है ना। तो अब क्योंकि 3 पॉइंट आ चुके हैं, तो मैं क्या कहूंगा कि नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज वर्टिकल लाइन टेस्ट तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट दोबारा देख लेते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट में सबसे पहला स्टेप, आप ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के आप वर्टिकल लाइन डालिए अपने ग्राफ की, बोले तो वाई एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अगर आपका ग्राफ उस वर्टिकल लाइन को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा, पर अगर एक पॉइंट या 0 पॉइंट पर कट करे तो वो फंक्शन होगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? मैंने कहा हाँ समझ गए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि डोमेन जो होता है, डोमेन होता है सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन।
पर यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है, यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है जो कि आपको लेक्चर 1 में बताया गया था कि भैया आप ऐसे ऐसे इनपुट्स भी होते हैं जो कि आप डाल तो रहे हो, मान लिया कि 1/x में आप x इक्वल्स टू 0 डाल रहे हो, पर आपका आउटपुट नहीं मिल रहा, आपका आउटपुट नहीं मिल रहा। तो ऐसे इनपुट्स को नॉन कंपैटिबल इनपुट्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छी डेफिनेशन तो ये होगी कि सेट ऑफ कंपैटिबल इनपुट्स, सेट ऑफ कंपैटिबल इनपुट्स, सेट ऑफ कंपैटिबल इनपुट्स आपके क्या कहलाएंगे, हाँ डोमेन सेट कहलाएगा, डोमेन सेट। तो हमने समझा कि सेट ऑफ कंपैटिबल इनपुट्स हमारा क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। अच्छा कोडोमेन क्या होता है, मैंने कहा सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इज नोन एज कोडोमेन ऑफ दैट फंक्शन। और रेंज क्या होती है, रेंज को वही दूसरा नाम भी याद रख लेना, डोमेन ऑफ वेरिएशन कहते हैं। रेंज जो होती है आपकी सेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट्स होती है, सेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज, एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज का सेट आपका क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। क्या आप मेरी बात को समझ गए, मैंने कहा हाँ समझ गए, ठीक है ना। तो चलिए एक इसी बारे में एक कहानी बना लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे कहानी बनाना बड़ा पसंद है। तो मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन जो है, मैंने आपको जैसा कि बताया एक फंक्शन एक मशीन है, एक फंक्शन क्या है, एक मशीन है। और मशीन्स ज्यादातर तो बिजनेस में ही काम आती है, ठीक है ना। और बिजनेस का एक रूल है भाई साहब, कस्टमर भगवान होता है। बिजनेस का एक रूल है, कस्टमर क्या होता है, भगवान समान होता है, ठीक है ना। तो क्या है कि हर एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स को खुश करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है, इसके कस्टमर्स हम हैं, एंड यूजर्स, इसके कस्टमर्स कौन है, हम लोग इसके कस्टमर्स है, क्योंकि हम ही लोग फंक्शंस को यूज करते हैं। तो फंक्शन के कस्टमर कौन हुए, हम हुए। तो फंक्शन हमें खुश रखना चाहता है। और क्योंकि हमें बचपन से रियल नंबर्स देखने की आदत है, बचपन से हमें रियल नंबर्स देखने की आदत है, एकदम से हमें 11th 12th में, एकदम से हमें 11th 12th में आके एकदम से ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दिए जाते हैं, आयोटा वायोटा, ये हमें देखने की आदत नहीं है भैया। हमें ना रियल नंबर देखने की आदत है। आप √2 √3 तक भी दिखाओगे तो हमें देखने की आदत है, क्योंकि एक रियल नंबर देखने में इंसान को मजा आता है भाई साहब, ठीक है ना। तो फंक्शन कहता है कि मैं आपको, आपको रियल नंबर देखने में मजा आता है, मैं आपको रियल नंबर दिखाऊंगा, मैं आपको क्या दिखाऊंगा, रियल नंबर दिखाऊंगा, ठीक है ना। मतलब मैं जो भी आउटपुट दूंगा वो आपका क्या मिलेगा, रियल मिलेगा। दूसरी बात, हमें ना इन्फिनिटी देखने की आदत नहीं है, क्योंकि हमने बचपन से इन्फिनिटी नहीं देखा है, वो तो हमने 11th 12th में आगे देखा भैया। इन्फिनिटी जैसी चीज होती है, 1/0 इन्फिनिटी बन जाता है, 2/0 नॉट डिफाइंड चीजें, ये नॉट डिफाइंड चीजें, ठीक है ना। तो किसी के भी नीचे जीरो ये हो जाता है नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड चीजें तो हमें देखने की आदत ही नहीं है। तो फंक्शन ने कहा अच्छा आप डिफाइंड चीजें देख के खुश रहते हैं, तो ठीक है हम आपको डिफाइंड चीजें दिखाएंगे, हम आपको डिफाइंड चीजें दिखाएंगे। तो फंक्शन कहता है कि मैं अपनी कस्टमर्स को खुश रखने के लिए दो चीजें करता हूँ, मैं अपने कस्टमर्स को खुश रखने के लिए दो चीजें करता हूँ, कि उन्हें हमेशा रियल एंड डिफाइंड आउटपुट देता हूँ, डिफाइंड आउटपुट देता हूँ, जिसको देखकर वो खुश हो जाते हैं, जिसको देखकर वो खुश हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन जो है, फंक्शन खुद में एक होशियार मशीन है, फंक्शन खुद में एक क्या है, होशियार मशीन है। फंक्शन खुद में एक होशियार मशीन है, क्योंकि वो क्या करता है, क्योंकि वो क्या करता है कि वो एक इनपुट लेता है, ठीक है ना। जो भी आपका डोमेन का सेट है, भाई आपका मान लिया डोमेन का सेट -∞ से +∞ तक है, तो वो क्या करेगा, -∞ से एक कम, ऐसे मतलब छोटी छोटी एक एक वैल्यू उठा उठा के और फंक्शन में रख रख के देखता है, ठीक है ना। जैसे मान लिया y इक्वल्स टू 1/x एक फंक्शन का हूँ, तो इसके अंदर वो सबसे पहले -1 उठाएगा, -1 इसके अंदर रखेगा, -1, ठीक है ना। आंसर आएगा -1। तो -1 एक रियल और डिफाइंड आउटपुट है, इसलिए वो -1 को रेंज में ऐड कर देगा और डोमेन में इस -1 को ऐड कर देगा, ठीक है ना। ये डोमेन सेट की बात कर रहा हूँ, रेंज सेट की बात कर रहा हूँ। तो इस डोमेन के अंदर भी ऐड कर देगा, इस रेंज के अंदर भी ऐड कर देगा। जिस दिन वो यहाँ 0 डालेगा, उस दिन उसे पता चल जाएगा भाई 0 डालने पर ये चीज डिफाइंड नहीं रह रही, 0 डालने पर ये चीज डिफाइंड नहीं आ रही, तो 0 को पूरे डोमेन सेट में से हटा देगा और जो भी चीज इन्फिनिटी इसके अंदर आनी थी उसको हटा देगा, ठीक है ना। तो रेंज में से भी एक कम हो गया, डोमेन में से भी एक कम हो गया। फंक्शन होशियार मशीन है भाई साहब, वो हर एक इनपुट को डाल के देखेगी। पर क्योंकि फंक्शन होशियार है, हम लोग डेढ़ होशियार है, हम लोग डेढ़ होशियार है, हम लोग डेढ़ होशियार है, ठीक है ना। हम लोगों ने एक बात पकड़ ली फंक्शन की कि भाई साहब ये तो हमें खुश करने के लिए कुछ भी करेगा, ये हमें खुश करने के लिए हमेशा क्या करेगा, रियल और डिफाइंड आउटपुट देगा। तो भाई क्योंकि फंक्शन होशियार है पर हम लोग डेढ़ होशियार है, हमने फंक्शन की ये चीज पकड़ ली कि फंक्शन हमें रियल और डिफाइंड आउटपुट देने के लिए कुछ भी करेगा। अच्छा रियल आउटपुट कैसे मिलता है, रियल आउटपुट कैसे मिल सकता है, तो हम ये सोचते हैं कि इमेजिनरी कैसे मिलता है। मैंने कहा इमेजिनरी होता है अंडर रूट में नेगेटिव रखने से, तो रियल कैसे मिलता होगा, अंडर रूट में नेगेटिव ना रखने से। तो पहला रूल मैंने ये पकड़ लिया कि अंडर रूट में कभी भी भाई साहब नेगेटिव नहीं बिठाऊंगा,
अंडर रूट में कोई भी चीज में देखूंगा, अंडर रूट में कोई भी चीज में देखूंगा, अंडर रूट में कोई भी चीज में देखूंगा, तो उस कोई को मैं ग्रेटर देन इक्वल जीरो रख के इसके सोल्यूशन सेट निकाल लूंगा, इसके मैं सॉल्यूशन सेट निकाल लूंगा। और इसी तरह डिफाइंड आउटपुट देने के लिए हम ये सोचते हैं कि नॉट डिफाइंड आउटपुट कब मिलता है। मैंने कहा 1/0 रखने से। तो मैं कहता हूँ कि मुझे डिफाइंड आउटपुट कब मिलेगा, 1/0 ना रखने से, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी किसी चीज का जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि मुझे कभी भी डिनोमिनेटर में कुछ कुछ दिखेगा तो फटाफट नॉन जीरो रख दूंगा, ठीक है ना। इससे इसके सोल्यूशन सेट निकाल लूंगा और मेरे जितने भी ऐसे डोमेन के सोल्यूशन सेट आएंगे उन सब का क्या ले लूंगा, इंटरसेक्शन ले लूंगा। क्या ले लूंगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है कॉमन पॉइंट्स, इंटरसेक्शन होता है कॉमन पॉइंट्स लेना, ठीक है ना। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट्स ले लूंगा तो मेरा डोमेन आराम से आ जाएगा। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ, फटाफट एक एग्जांपल कर लेते हैं। y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे कर लेते हैं, ये एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है कि हमें जैसे ही अंडर रूट दिखा, अच्छा अपॉन में x भी कर लेते हैं, ठीक है। हमें जैसे ही अंडर रूट दिखा, हमें जैसे ही अंडर रूट दिखा तो पहली चीज मेरे दिमाग में आई कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल जीरो। इसके लिए फंक्शन कुछ भी करेगा, इसके अंदर से x इंटू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल जीरो। अगर आपने मेरा इनइक्वालिटी का लेक्चर नहीं देखा, मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, लेक्चर 2 जाके फटाफट देखिए अगर आपको समझनी है इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना, जीरो, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना, -2। यहाँ जीरो और -2 प्लॉट किया, जीरो के आगे वाला प्लस माइनस प्लस, अपना को कौन सा चाहिए, प्लस वाला, तो आंसर ये दोनों, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स भाई माइनस इन्फिनिटी से -2, ठीक है ना। यूनियन, यूनियन क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्लोज्ड गोला है तो क्लोज्ड गोला यहाँ पे भी होंगे, ठीक है ना। तो यूनियन जीरो से इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखिए, हमें डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए होता है, तो डिनोमिनेटर में x नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये हटाना पड़ेगा x। तो हमारे कॉमन पॉइंट, फाइनल सोल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा x बिलोंग्स माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी। देखिए ये जीरो मैंने हटा दिया है, ये मेरा डोमेन का आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है। अब मैं आपको जरा सा बता देता हूँ कि रेंज निकालते कैसे, ठीक है ना। रेंज का पहला मेथड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जब आपका जो x बिलोंग्स r आ जाए, x बिलोंग्स r का मतलब कि आपका जो डोमेन है वो पूरे रियल नंबर्स आ जाए, तब आपको क्या करना चाहिए। तो आपको फंक्शन दे रखा होता है y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, y इक्वल्स टू एफ ऑफ x दे रखा है। जैसे मान लिया कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, y इक्वल्स टू, है ना। साथ साथ में एग्जांपल लेते चलेंगे। मान लिया आपको y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x दे रखा है, आप इसको डिड्यूस कर लो, डिड्यूस इट टू x एज अ फंक्शन ऑफ y, x एज अ फंक्शन ऑफ y, यानी कि आप एक तरफ x रखो, बाकी सारी तरफ y वाले एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो एक तरफ x रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको -1 को उधर ले जाते हैं, y -1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x बनाने के लिए इसको दोनों साइड अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट का y -1 हो जाएगा। तो देखिए ये बन गया हमारा x एज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है ना। अब इसका डोमेन निकाल लीजिए, इसके ऊपर डोमेन, ठीक है ना। अप्लाई अप्लाई डोमेन रूल्स, अप्लाई डोमेन रूल्स टू दिस, ठीक है ना। और जो भी इसका डोमेन आएगा वो हमारी रेंज होगी, क्योंकि देखो इसका डोमेन कौन है, y की वैल्यूज हैं, और y की वैल्यूज क्या थी, इस फंक्शन का रेंज था, ठीक है ना। तो हम इसकी निकाल लेते हैं। तो हमें अंडर रूट में नेगेटिव नहीं चाहिए, अंडर रूट में हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये आ जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल्स 1। ये हमारी क्या आ गई, इसकी फंक्शन की रेंज आ गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना। हाँ, इसी तरह बहुत ही आसान तरीके से आते हैं। तो एक और फंक्शन मान लेते हैं y इक्वल्स टू, मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक फंक्शन है। अगर मैं ध्यान से इसको देखूं तो ये तो मुझे इसकी डोमेन निकालनी है और मुझे इसका रेंज निकालना है। तो डोमेन के लिए सबसे पहली बात हम देखते हैं, डोमेन के लिए क्या आपको अंडर रूट दिखा, मैंने कहा नहीं दिखा, तो डोमेन में अंडर रूट वाला अप्लाई नहीं होगा। दूसरी बात, आपको क्या डिनोमिनेटर में कुछ दिखा, मैंने कहा नहीं दिखा। तो देखो जब कुछ है ही नहीं, जब कहीं वैल्यू रुक ही नहीं रही, तो क्या ये वैल्यू पूरी ले लेगा, तो x बिलोंग्स r नहीं हो जाएगा यहाँ पे। और जब भी x बिलोंग्स r होता है, रेंज का कौन सा मेथड लगाते हैं, जो अभी मैंने बताया कि भाई y एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, x एज अ फंक्शन ऑफ y बना लीजिए। x एज अ फंक्शन ऑफ y के लिए हम इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं, x, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए एक तरफ जीरो बनाना पड़ेगा, तो इसको इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, ऐसा हो जाएगा। तो ये पूरी कांस्टेंट टर्म बन गई, ठीक है ना। अब आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट का b स्क्वायर बोले तो 4 माइनस 4ac बोले तो माइनस का 4 और प्लस का 4y, ठीक है ना, अपॉन में 2a, अपॉन में 2a का मतलब 2, ठीक है ना। और अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस, ये आ जाएगा रूट का अंडर रूट वाई, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें पता चल गया कि भाई ये बन चुका है x एज अ फंक्शन ऑफ y बन चुका है। और इसके अंदर अगर डोमेन रूल्स अप्लाई करें, यानी कि y जो होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और कुछ लग रहा है इसके ऊपर डोमेन रूल के नाम पे, नहीं लग रहा, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। और ये देखो y की वैल्यूज हैं, ये y की वैल्यूज किसकी रेंज थी, इसकी रेंज, ठीक है ना।
क्या आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। तो ठीक है, फिर आज के लिए यहीं अलविदा लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है हमारा, वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर होने वाला है, जिसके अंदर हम बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शंस डिस्कस करेंगे उस दिन। तो छोटी सी दुनिया है, फिर मिलेंगे। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम एजुकेशन चैनल। और आप अपने डाउट्स, नोट्स और असाइनमेंट्स के लिए ये हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में है। और हमें आप मेल भी कर सकते हैं इस ईमेल पर। तो तब तक के लिए मिलते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।